हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो यहाँ पे आज क्लास में हम देखेंगे कि जो आपका एसएससी जीडी का फॉर्म आया है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इस जो नोटिफिकेशन है उसमें इम्पोर्टेंट है और मैंने किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और साथ ही मैं आप सबों से ये जानना चाहता हूँ क्या मैं इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो लाऊँ जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है और आपको मेडिकल तक कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो में आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उस बेसिस पे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे मैंने इतने अच्छे स्कोर किए, ठीक है, क्या मेरा स्कोर रहा, साथ ही साथ मैंने एसएससी सीपीओ के लिए भी किस तरह से किया। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में जितने बच्चे हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में रेगुलरली एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और अगर आप एक डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट ऑफर है आप सबों के लिए एसएससी जीडी के थ्रू अपने देश को सेवा करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने देश को सेवा करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छी खासी आपको पेमेंट होती है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है तो उसके बेसिस पर हम यहाँ देखते हैं और यह 24 तारीख को मतलब कि पब्लिश किया गया था, 24 नवंबर को 2023 को, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और कांस्टेबल जो जीडी होता है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए होता है, सीएपीएफ होता है, ये आप जान लें। इस जिसमें कि एसएसएफ, असम राइफल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। बात करें इसमें कि इसका डेट क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन क्या है इसमें, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा वो 24/11/2023 से लेकर 31/12/2023 मतलब कि 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहने वाला है। मतलब कि अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है। लगभग यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 37 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म को भरें। हाँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट के 5 से 6 डेज में आप ये हड़बड़ाहट के साथ ना भरें। भरना है तो अभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट डेट मैंने बता दिया कि 31/12 तक ये रहने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी, अगर आपका फ़ी में ड्यू रह जाता है, मान लीजिए किसी तरह से आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो जनवरी मतलब कि 2024 के सिर्फ 1 तारीख का मतलब 1 जनवरी को मान लीजिए ऑफर के तौर पर दिया जा रहा है, वैसे भी एक दिन के लिए डिले किया जाता है। बात करें डेट ऑफ विंडोज फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने अप्लाई किया है उसमें कुछ गलत हो गया है तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट और करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर 4/1/2024 से लेकर 6/1 मतलब 2 दिन के लिए यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, 23 घंटों के लिए। साथ ही साथ शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होने वाला है। मतलब कि अगर अभी से मैं मान कर चलूँ नवंबर से, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब कि अभी से आपका 4 महीना आपके पास मान के चलते हैं। नवंबर तो ऐसे समाप्त हो रहा है लेकिन मार्च के मिड में होगा तो वैसे भी 3 से 4 महीना मान के चलते हैं, ठीक है। तो 3 महीना आपके पास टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है, इसमें ज़्यादा तैयारी नहीं करना होता है। किस तरह से अटेम्प्ट करें, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जीडी का जो एग्ज़ाम होता है कभी कभी कहते हैं टफ है। टफ नहीं है, बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे एक स्ट्रेटेजी के साथ कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो ये सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक गुड मार्क्स के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे ना, कि मान लीजिए आपका कट ऑफ 60 गया तो आपको कम से कम 70 नंबर रखना है, 10 नंबर एक्स्ट्रा रखना है, ताकि जब मेरिट बने ना तो आपका नाम सबसे ऊपर हो, मतलब आप वहाँ पर किसी तरह से रिजेक्ट लिस्ट में ना जाएं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप फिजिकल क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई किए, लास्ट में आपका नाम नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम जो सच है वही बताऊंगा। मैं यहाँ पे उन लोगों को भी यहाँ पे भ्रम में नहीं रखूँगा कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबके साथ पे स्केल की बात करें तो पे लेवल आपका 3 होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। 21,700 से लेकर इतने के बीच में आपका जो है पेमेंट जाएगा। बेसिक पे जैसे कि मैंने आज ही अपने एक दोस्त से
बात की जो कि CASF में है, तो उसका बेसिक पे 20,000 रुपये बन रहा है और उसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़कर लगभग 40,000 के आसपास उसको मिल रहा है पर मंथ। तो आप ये समझ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज़ में हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो 24,000 समथिंग के आसपास में है। ये वैसे तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है टोटल 26,000 मिल रही है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सारे वैकेंसी हो रहे हैं। अगर हम बात करें BSF, यहाँ पे मेल का दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ है और साथ ही इसमें कैटेगरी वाइज SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, UR इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मैटर करता है, नक्सल अफेक्टेड एरिया, जो कि यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया होते हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। बात करें यहाँ पे BSF के, तो BSF में आपको अगर आप जिस कास्ट से हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने आपके इतने इतने सीट्स हैं और टोटल अगर बात करें तो BSF में इतने हो रहे हैं। CSF मतलब हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और BSF का हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर वाले कहाँ पे जाएंगे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर जाते हैं। CSF वाले इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और उसके बाद ये CRPF वाले हर जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। इनको किसी जंगल उंगल में या कहीं पे भेज दिया जाता है, इस तरह से इनका काम होता है। मैं बताऊंगा कि सबसे बढ़िया इसमें कौन सा है। साथ ही साथ SSB सशस्त्र सीमा बल, इसमें आपका पोस्ट हो जा रहा है 593 और मैंने CSF के बारे में बता दिया कि 9,913 और CRPF के 3,266। ITBP इंडर तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आपके तिब्बत बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, चाइना वाले बॉर्डर पे। तो इसमें आपको हो जाएंगे 2,694, ये मेल का बता रहा हूँ। असम राइफल AR का यहाँ पे हो जाएगा 1,448 और SSF का हो जाएगा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का यहाँ पे 222 को। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फीमेल का भी आपको बताया गया है कि इस तरह से फीमेल के रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको इसमें जाना चाहिए तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो मेरा यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आगे चल कर जो स्लाइड है उसमें बताऊँगा कि कौन सा आपको इसमें बेस्ट रहेगा और किस में क्या चीज़ें आपको मिलेगी और कितना आपका पे स्केल पर मंथ बनेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 18 से 23 वर्ष के इसमें बच्चे हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है। साथ ही मैं बता दूँ कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, इतना मतलब कि 2001 से पहले अगर वो बर्थ इनका हुआ है तो उनको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लेटर देन मतलब इसके बाद वाले मतलब कि इसी के अगर जोड़ा जाए तो 18 से 23 वर्ष इसमें आ जा रहे हैं। हाँ, अब आपको बात करूँ कि एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है इसमें। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स, कम्युनल राइट्स 2002 गुजरात में जो मारे गए थे उनको 5 साल का दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनल राइट्स जो गुजरात OBC किए हुए थे उनको 8 ईयर्स और चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स तो उनको 10 साल का यहाँ दिया जाता है। तो ये आपके एज रिलैक्सेशन हो गया कि इतने इतने साल को आपको एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बस कुछ नहीं, आप भारत में मतलब इंडिया में अगर आप कहीं से भी 10th पास हैं किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया जाता है, मतलब कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट मैं पैराग्राफ यहाँ पर लाया हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, तो यहाँ पे किस तरह से दिया जाता है, तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसमें आपको 5% यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब NCC C सर्टिफिकेट है अगर आपने 3 साल किया है तो आपको यहाँ पर 5% का जो मार्क्स है उसको इंक्रीज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ B है तो 3% का और A है तो आपको 2% का। ये बहुत मैटर करता है, अगर है आपके पास तो अप्लाई कर इसको अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है उसमें फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको कॉमन बेसिस पर फाइट करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और उससे ज़्यादा। मतलब अगर कोई भी 70 नंबर ला रहा है तो उसको 5% इंक्रीज करके आपको उतना नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें तो
यहाँ पे हमारा बात किया जा रहा है कि करेक्शन फॉर्म के बारे में जो मैंने बात किया था वहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है कि 4 तारीख से आपको मतलब कि जनवरी से लेकर 6 तारीख तक मतलब 23 घंटों के लिए आप करेक्शन विंडोज़ ओपन होंगे। तो वहाँ पर आप जाकर जो भी आपका वहाँ पे करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी। अगर हम बात करें एग्ज़ाम किस तरह से होने वाले हैं, तो बहुत ही एग्ज़ाम ईजी होने वाले हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे। जिस समय 100 क्वेश्चन आते थे और जिस अभी जो नया पैटर्न था 80 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिया था और दोनों ही एग्ज़ाम का कुछ वैल्यू एक ही प्रकार था। ठीक है, अगर मैं 100 क्वेश्चन वाले की बात करूँ तो उस समय एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर अभी वाले के लिए 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन वाले जब होते थे तो उसमें आपको 90 मिनट्स टाइम दिया जाता था, अभी वाले के लिए 60 मिनट टाइम दिए जाते हैं। मतलब कि बस रेशियो वही है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए गए हैं। बात करें कि जनरल रीजनिंग में आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स हो जाएंगे 2 इंटू। फिर उसके बाद जीएस एंड जनरल नॉलेज, ये दोनों से आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपके 40 नंबर हो जाएंगे। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 40 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश जो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये भी 40 नंबर के। और टोटल मिलाकर अगर आपको टाइम दिया जाए तो वो 60 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। और अगर सारे मैं मार्क्स को ऐड करूँ तो आपको 160 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो जा रहे हैं 80। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ रहने वाला है। अब अगर आप जो सेंट्रल इंडिया है अगर आप उससे आते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप हिंदी लें। ठीक है, अब लेना नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि जब विंडोज़ ओपन होता है तो वहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को देता है। अगर आपने उस समय हिंदी चूज किया तो आपको सारे जो 20 क्वेश्चन है ये हिंदी के वो दिखेंगे हिंदी में। हाँ, और अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश वो 20 क्वेश्चन दिखेंगे। वो बात आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और बाकी एक और ऑप्शन आता है कि आप क्वेश्चन को रीड किस में करना चाहते हैं, तो हिंदी का हिंदी रहता है, इंग्लिश का हिंदी, और बाकी अदर लैंग्वेज के लिए वहाँ पर रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी अगर आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हो या फिर ईस्टर्न रीजन से, ठीक है, और मतलब कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं अगर आप उनसे बिलोंग करते हो तो आपको इंग्लिश के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, बात करें कि क्वेश्चन जो कैसे रहने वाले हैं तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं तो उन्हीं में से आपको एक टिक करना होता है। ठीक है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, जिसमें कि असमीज हो जाएंगे, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सारी चीज़ों में आपको दी जाएंगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स, आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। ठीक है, अदर एग्जाम्स में जैसे कि अगर मैं बात करूँ SSC, CHSL एंड CGL में, तो वहाँ पे 0.33 मार्क्स के आपके 0.550 मार्क्स मतलब हाफ नंबर 1/2 के यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम आए तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसका आप सिलेबस एक बार ज़रूर पढ़ें। किसी भी जो इंस्टीट्यूट है अगर कोई कोर्स लाता है तो उसके अकॉर्डिंग ना जाएं, आप एक बार अपने सिलेबस को देखें, क्या जो सिलेबस में है वही चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही है, क्या उससे एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाई जा रही है। हमेशा ये आपको मैटर करता है कि जो यहाँ पर अथॉरिटी है, अगर आपको जो चीज़ें बोल रही है उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे अलग नहीं आएंगे। भले कोई कुछ भी पढ़ा दे, अरे भाई मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आएंगे, या फिर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की एक्स्ट्रा। जो चीज़ें यहाँ पर हैं वही चीज़ों को फॉलो करें। तो अगर मैं बात करूँ तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड द एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्ट थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, इसमें कि फिगर वगैरह के बारे में आ जाएंगे नॉन वर्बल में। ठीक है,
उसी के साथ अगर मैं बात कर दूँ सिमिलैरिटी और डिफरेंस एनालॉजीज हो जाएंगे, और इसमें विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन का हो जाएगा, और रिलेशन कॉन्सेप्ट अर्थमेटिकल हो जाएंगे, रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें आप नोटिस करो कि इसमें क्लॉक और ये सारी चीज़ों क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैलेंडर से, तो कैलेंडर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। डाइस भी मेंशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। जो चीज़ें हैं यहाँ पर वही चीज़ें आपको पढ़नी है रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि जनरल नॉलेज के लिए, तो आपको वही है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc. दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरली आस्क मतलब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें हो जाएंगे आपके नंबर सिस्टम, और यहाँ पे नंबर से क्वेश्चन हो जाएंगे, होल नंबर से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, रिलेशन बिटवीन नंबर्स हो जाएंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिक हो जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक में सारे चीज़ें आएंगे, रेशियो, प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, यहाँ पे CISI, साथ ही साथ टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क etc. यहाँ पर आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ आपने नोटिस किया कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मेंशन नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना है। एडवांस मैथ भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज्योमेट्री भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको यहाँ बेसिक जो होता है 10th लेवल का वही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, यही 2 चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो वही ग्रामर वेस्ट रहता है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ग्रामर पे रहेगी और वोकैब पर रहती है, और हिंदी में भी उसी तरह से रहता है। अगर हिंदी में बात करूँ तो ग्रामर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इसमें संज्ञा क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही साथ पर्यायवाची रहते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इंग्लिश में बात करूँ तो वोकैबुलरी रहती है, और उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह रहते हैं। और ग्रामर से भी क्वेश्चन रहते हैं कि फाइंड आउट द विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, और इनमें से बताना रहता है कि कौन से ग्रामर के रूल से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही, अगर मैं बात करूँ तो इजी क्वेश्चन रहते हैं। फिजिकल टेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको, अगर आप मेल से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में रन करनी है। लगभग अगर बच्चे दौड़ते हैं वहाँ पर, मान लीजिए एक शिफ्ट में एक 60 लड़के दौड़ रहे हैं आपके बैच में, तो लगभग उसमें से 20 से 30 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। और फीमेल के लिए 1600 मीटर जो रेस रहती है वो 8.5 मिनट के लिए रहती है। तो ये मैं बोलूँगा ना कि जो 24 मिनट वाले हैं इसमें आपको लगभग 30 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम के बाद तुरंत लग जाए, अगर आपका लगा कि एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मैं बोलूँगा कि आप रनिंग में ध्यान दो, ठीक है। अगर नहीं गया है, वैसे तो नहीं ऐसा होना चाहिए कि आप अगर तैयारी करो आपका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, आपको अगर अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो कहीं ना कहीं अच्छा गया है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हो तो आपको खुद भी पता चल जाता है कि मेरा एग्ज़ाम सही गया है या गलत गया है। हाँ, कभी कभी ये प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी आप चाहते हो कि मेरा मार्क्स इतना है और कटअप कभी कभी उससे स्लाइटली थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा निराश वहाँ पर फील होता है। लेकिन आप यहाँ पर जा सकते हो एग्ज़ाम के तुरंत बाद। और यहाँ पे अगर मेल है लद्दाख, और यहाँ पर लद्दाख के रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और लड़कियों के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके कंडीशन रहते हैं। ये एग्ज़ाम के बारे में जो मैंने चीज़ बताई, उसके बाद ये इसके बाद यहाँ पर फिजिकल होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो बना दूँगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है फिजिकल के लिए, रनिंग कैसे करनी है, रनिंग के बाद वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करना है, कितने बजे जाना है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं एंट्री से लेकर एग्जिट तक। क्योंकि मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि मैंने वहाँ पर
सुबह से लेकर शाम तक रहा था, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से चीज़ें मेजर की जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हाइट अगर मेल की कितनी रहनी चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर्स। अब इसमें बहुत ही बड़ा एक इशू है कि अगर आपका हाइट 170 ही है, तो ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट होगो कि नहीं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि आपको 170 प्लस चाहिए, वहाँ पे इस तरह से मेजर करता है। तो आपको ये भी बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आपका 170 है, तो थोड़ा सा आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आप जब खड़े हों तो थोड़े से आप टाइट खड़े हों। ठीक है, और आपका बाल जो है वो उसको मिलाकर 170 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्केल उसके अंदर भी डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में कर सकते हो। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग रीजन के लिए ये हाइट आपकी होनी चाहिए। साथ ही मैं बात करूँ चेस्ट के लिए 80 सेंटीमीटर, और उसको पंप करके मतलब कि फुलाकर 5 सेंटीमीटर उसका एक्सटेंड होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आपका 79 भी है तो वो चलता है, क्योंकि चेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वो सेंटर टू सेंटर बिलोंग करता है कि वहाँ के अ, जो भी आपके काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से आपसे ट्रीट करते हैं। अगर आपके अच्छे कोऑपरेटिव रहें तो आपको 179 या 78 भी रहा तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी फूलता है तो वहाँ पे पुशअप वगैरह मरवाता है, उसके बाद आपको वहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें आपके, उसके बाद फिजिकल के बाद मेडिकल होती है, मतलब 3 स्टेप में होगा: एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के दिन जो लेके जानी है, उसमें आप ये सारी चीज़ों में से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल, मतलब जिसमें कि एडमिट कार्ड हो जाएगा आपका 10th का, या फिर मार्कशीट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट आईडी, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी ऐसा आईडी कार्ड है जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, उसे आप लेकर जा सकते हो, तभी आपको इंटर करने दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो एग्ज़ाम के मतलब एडमिट कार्ड में हो, और आपके जो आपने आईडी लेकर गई है उसमें दोनों में सेम मैच करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, आपको एग्ज़ाम में इंटर नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने बताया था कि मोड ऑफ सिलेक्शन इसी तरह से होंगे: एग्ज़ाम, फिजिकल और मेडिकल। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकल में 2 तरह के टेस्ट होंगे, अगर इफिशियंसी की बात करें तो आपकी रनिंग हो जाएंगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका मेजर वगैरह हो जाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में। ठीक है, और जो मेडिकल का जो मतलब एक तरह से मैं बात करूँ, जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ही बोल सकते हैं, या एग्जामिनेशन होता है, वो पूरे 1 दिन के लिए होता है, और किसी एक सेंटर पे होता है, वहीं के डॉक्टर होते हैं और उसी के थ्रू होता है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस के यहाँ पर डॉक्टर होते हैं। अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स इन सर्टिफिकेट, अगर आपको उससे कम है तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। 30% से कम, या फिर 25% से कम, या 20% से कम। UR के लिए 30%, OBC WS के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। बाकी मैंने ये बता ही दिया था कि कितने कितने मार्क्स आपके NCC के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको किस तरह से प्रेफरेंस डालना है। मैंने जो गलती की थी आपको नहीं करनी है। मेरे मार्क्स जितने थे उतने में मुझे जो सबसे अच्छी पोस्ट थी वो मुझे मिल सकती थी, लेकिन मैंने अपने ना समझ के कारण मैंने सबसे ऊपर BSF डाली थी। ठीक है, अक्सर BSF भी अच्छा जॉब है, अगर आप सेवा करने चाह रहे हो तो आपको वहाँ पर देखना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी अच्छी सैलरी मुझे मिल जाए, और जो मेरा स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिलनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, तो आप SSF के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस डाल सकते हो। वहाँ पर प्रेफरेंस का फॉर्म ये आता है, बॉक्स आता है, तो उसमें आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आप CSF के लिए डाल सकते हो, तो इस तरह से डालोगे आप H, उसके बाद B, फिर मैं डालूँगा यहाँ पर ITBP E डालूँगा, फिर मैं SSB डालूँगा D, फिर उसके बाद असम राइफल F, फिर
यहाँ पर मैं CRPF डालूँगा C और लास्ट में मैं मिक्सर डालूँगा, तो ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। अच्छा, इससे पहले जो 2022 में फॉर्म आई थी उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें SPY के लिए भी यहाँ पर फॉर्म आई थी। इसका कट ऑफ लगभग 130 के आसपास में गया था। मेरे मार्क्स कितने थे? 140 थे 160 में। तो इस तरह से आप जा सकते हो। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो सबसे पहले उसी चीज़ को डालो जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है और जिसकी सबसे अच्छी पोस्ट हो, और जिसमें सैलरी की तो बात ही अलग है कि सैलरी वो तो आपके लोकेशन पर डिपेंड करती है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। हार्स एरिया में जाओगे तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। BSF में बहुत अच्छी सैलरी है। हार्स एरिया है, आपको बॉर्डर पे रखा जाएगा, और एक्सट्रीम बॉर्डर पे आप जाते हो तो और ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको। मान लीजिए कि आपको लद्दाख या सियाचिन में मिल गया तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट एनेक्सर 9, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC और ST कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर जो हाइट एंड चेस्ट में है वो आपको रिलैक्सेशन इसके थ्रू मिल सकता है। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में मतलब जो PST होगा उस समय इस फॉर्म को फिल करके और यहाँ पे सिग्नेचर करवा कर आपको चले जाना है, तो आपको वहाँ पर जो है सो एज मतलब हाइट एंड चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये थी मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हो कि अलग से मैं एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो स्टडी के लिए, मतलब कि किस तरह से पढ़ाई करनी है उसके लिए लाऊं। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जो होता है उस बेसिस पे मैं लाऊं, तो ये आपके लिए मैं लाऊंगा। अगर आपके कमेंट अच्छे रहे कि मतलब किस तरह से आपको चाहिए, किन बेसिस पे चाहिए, तो मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।